नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो ऋतु प्रधान रागों की श्रृंखला के अंतर्गत ही है और आज हम एक ऐसे राग को ले रहे हैं जिसका नाम है राग काफी। राग काफी एक बहुत ही मधुर राग है। ये राग ऋतु प्रधान क्यों है? अब ऐसा एक प्रश्न आपके मन में आया होगा। कुछ राग हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसे राग हैं जिनको किसी विशिष्ट ऋतु में या कहें कि उस ऋतु में सुबह शाम दिन रात कभी भी उसको गाया बजाया जाए तो वो उतना ही मधुर लगता है जितना कि वो अपने समय चक्र के अनुसार दिए गए समय पर हो, या मैं कहूँ कि और भी अधिक मधुर लगता है। देखिए, समय सिद्धांत की जो एक बात है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वो बहुत महत्व की है। आज के दौर में शायद कहीं कहीं पर समय सिद्धांत को लेकर कुछ अलग अलग चर्चाएं भी होती रही हैं, लेकिन हम जब शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो किसी भी राग को जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो उसके समय को हम ज़रूर बताते हैं कि ये राग अमुक समय में गाया जाता है या अमुक प्रहर में गाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिन के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है, रात्रि के तृतीय प्रहर में गाया जाता है, मध्य रात्रि में गाया जाता है, प्रातः काल गाया जाता है, मध्याह्न के समय गाया जाता है। तो रागों के अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं जो कि राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के आधार पर विद्वानों ने किए हैं। ये एक बहुत सुंदर विषय है जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो समय सिद्धांत के अनुसार इस राग का समय तो रात्रि का दिया गया है, लगभग मध्य रात्रि के आसपास इस राग को गाया जाता है। लेकिन हम ऋतु प्रधान रागों की चर्चा कर रहे हैं। तो ऋतु प्रधान रागों में राग काफी जो है ये बसंत ऋतु में गाया जाता है। देखिए, शब्द बसंत आते ही मन में एक अलग उल्लास, एक खुशी, एक उमंग पैदा होने लगती है। तो राग काफी जो है इसी उमंग, इसी खुशी, इसी उल्लास को जो है अपने स्वरों के द्वारा सामने प्रकट करता है। प्रश्न होगा कि क्या केवल खुशी, उल्लास या उमंग को ही प्रकट करता है? ऐसा नहीं। इसके साथ हम ये कहें, जैसे मैंने इससे पहले के भी अपने लेक्चर में ये कहा था कि श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। श्रृंगार का पहला पक्ष है संयोग श्रृंगार, यानी मिलन का श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका के मिलने की बात कही जा रही है। तो स्वाभाविक है, यहाँ पे खुशी है, उमंग है, उत्साह है और एक तरह से हम कहें कि हर्ष का माहौल है। दूसरी ओर वियोग श्रृंगार है। वियोग यानी बिछुड़ना, यानी विरह का श्रृंगार। श्रृंगार तो है, प्रेम है उसमें, लेकिन वहाँ पर नायक नायिका जो है वो साथ न होकर दोनों अलग हैं। वियोग है, विरह है, नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं। तो ऐसे में जो विरह की पीड़ा है, जो विरह का जो भाव है, जिसमें नायक नायिका को याद करता है या नायिका नायक को याद करती है, और उस समय जो भाव उत्पन्न होता है, जो पीड़ा होती है हृदय में, उसकी व्याख्या जो है वो श्रृंगार रस में बखूबी की जाती है। लेकिन यहाँ पर वो हर्ष, वो उल्लास, वो खुशी नहीं है। यहाँ पर एक दुख का कहें या वो पीड़ा को बताने वाला जो भाव है वो प्रकट किया जाता है। आनंद तो इसमें भी है। देखिए, आनंद की बात कहें तो स्वर जो है वो स्वर का जो समूह है, स्वर समुदाय जो है, वो जिस भाव को प्रकट करते हैं उसमें आनंद तो है, एक तरह का रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन वो आनंद को हम सिर्फ खुशी से जोड़ें तो यहाँ पर वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं बैठेगा। एक उदाहरण देती हूँ कि हम किसी नाटक को देखने के लिए गए और उस नाटक की हमने टिकट खरीदी, और टिकट खरीद कर हम जब नाटक देखने जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा दृश्य है जिसको देखकर हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हम आनंद की अनुभूति तो कर रहे हैं, लेकिन वो दुख का जो एक पीड़ा है उसको भी महसूस करके हमारे अश्रु जल जो है वो बह रहे हैं। इसी प्रकार जब हम विरह से युक्त किसी राग के स्वरों को या स्वर समुदाय को लेते हुए किसी साहित्य को गाते हैं
तो उस विरह में भी हम उस रस का जो है आनंद हम लेते हैं। यानी जैसे जो रोल होता है किसी भी नाटक में, किसी पात्र का जो रोल है, तो वो रोल यदि बहुत ही अच्छा आदर्शवादी रोल है तो उसमें वो भाव आना चाहिए उसकी अभिनय में। इसी प्रकार से यदि कोई ऐसा रोल है जिसमें कोई ऐसा सीन है जिसमें कि दुख का या शोक का या पीड़ा का या विरह का दृश्य है, तो जो अभिनय करता है उसको उस प्रकार का अपने अभिनय में उस प्रकार का भाव जो है वो अभिव्यक्त करना होता है या दिखाना होता है। तो ऐसे ही रागों की बात कहते हैं। तो बहरहाल हम राग काफ़ी के रस की बात कहें या राग काफ़ी के स्वर समुदाय के द्वारा अभिव्यक्त उसके भावों की बात करते हैं, तो यहाँ श्रृंगार रस जो है वो प्रमुख है और माधुर्य है इस राग में। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार यानी मिलन का श्रृंगार और वियोग श्रृंगार यानी विरह का श्रृंगार, ये दोनों पक्षों पर आधारित जो है वो बंदिशें मिलती हैं। राग काफ़ी एक ऐसा राग है जिसमें कि हम ये कहें कि होरी से इसका संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बसंत ऋतु चल रही है। हालांकि होली का उत्सव जो था वो संपन्न हो चुका है, लेकिन पूरे महीने भर जो है होलियाँ मनाई जाती हैं या गाई जाती हैं। ब्रजभूमि में होरी गायन का एक अलग ही उत्साह होता है और लगभग समूचे उत्तर भारत में होरियाँ गाई जाती हैं, जहाँ राधा और कृष्ण की लीलाओं पर जो है साहित्य आधारित होता है। तो यहाँ पर राग काफ़ी जो है उसमें गाई जाने वाली होरियों को धमार भी कहा जाता है, जो कि धमार जो ताल है या धमार जो गायन शैली है, ध्रुपद धमार जो है उससे अलग है। तो होरी गायन को धमार गायन भी कहा जाता है, धमाल भी कहा जाता है, फाग गाना भी कहा जाता है। और जो राग काफ़ी है उसमें होरी से संबंधित साहित्य बहुत मिलता है, इसलिए कभी कभी जो है हम राग काफ़ी को सीधे हम होलियों से ही जोड़ते हैं, उसका अर्थ होली से भी लेते हैं। क्योंकि बंदिशें जो ज़्यादातर गाई जाती है राग काफ़ी में, वो अधिकतर जो है वो होरी पर आधारित हमें मिलती हैं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि किसी और साहित्य को लेकर या किसी और विषय पर ये नहीं रचा जा सकता, रचा बिल्कुल जा सकता है। लेकिन जब हम ऋतु प्रधान की बात करते हैं, उस ऋतु में जब इस राग को गाया जाता है तो साहित्य जो है वो स्वाभाविक है उस ऋतु का वर्णन करते हुए या होरियों का वर्णन करते हुए, फाग का वर्णन करते हुए जो है हमें अधिकतर मिलती हैं। राग काफ़ी जो है वो ठाट काफ़ी के अंतर्गत आता है और इसलिए इसको आश्रय राग भी कहा जाता है। राग काफ़ी के इतिहास की बात हम करते हैं तो वैदिक समय में जो वैदिक स्वर जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उसमें जो क्रम था वो था मध्यम, गांधार, ऋषभ, षड्ज, धैवत, निषाद और पंचम, यानी म ग रे सा ध नि प। इस प्रकार से इस क्रम से जो है स्वरों की जो है उत्पत्ति हुई। ये जो स्वरों का क्रम है, इसमें यदि आज के संदर्भ में हम एक तुलना के रूप में देखें तो जो स्वरूप था म ग रे सा ध नि प, इसमें गांधार और निषाद आज के स्वरों के हिसाब से उनकी स्थिति देखी जाए तो गांधार और निषाद कोमल थे। और ये गांधार और निषाद का कोमल होना अपने आप में एक जो स्केल सामने आता है, ये जो सप्तक सामने रखता है, उसको हम कहते हैं काफी ठाट या काफी का सप्तक। तो म ग रे सा ध नि प में जो गांधार और निषाद कोमल होता है वो ठाट काफी के स्केल को यानी उसके सप्तक को स्पष्ट रखता है। वैसे ये भी कहते हैं कि बागेश्वरी का जो अवरोह है वो इस वैदिक काल के जो स्वरों की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई उस क्रम संख्या से जो है वो बहुत कुछ बागेश्वरी का अवरोहात्मक स्वरूप जो है वो मिलता है। खैर, बागेश्वरी भी जो है वो काफी ठाट के अंतर्गत माना गया राग है। राग काफी की बात करें तो मैं कुछ उदाहरणों के साथ जो है राग काफी को बताऊंगी, थोड़ा सा उसका वर्णन बताती हूँ कि ये राग जो है ये जैसे मैंने कहा कि मध्य रात्रि का राग है, लेकिन ऋतु के समय जो है वसंत ऋतु के समय कभी भी इस राग को गाया बजाया जा सकता है। इस राग की जो जाति है वो संपूर्ण है, यानी इस राग में
सारे सभी जो स्वर हैं वो प्रयोग होते हैं, सारे गमा पा धनी सभी प्रयोग होंगे। गांधार और निषाद हमेशा कोमल रहेगा, इस बात का ध्यान रखा जाए कि गांधार और निषाद हमेशा कोमल होगा। ऐसा कहकर मैं आपकी एक जिज्ञासा को जो है वो सामने ला रही हूँ कि अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि काफ़ी की जब हम बात कहें, जब हम राग काफ़ी गाते हैं तो उसमें निषाद जो है वो भी कभी कभी शुद्ध लिया जाता है, या कभी कभी कुछ गायक जो हैं वो गांधार को भी शुद्ध लेते हैं। तो ये क्या राग काफ़ी नहीं हुआ? बिल्कुल राग काफ़ी रहा, ये राग काफ़ी है, लेकिन मैं जब ठाट काफ़ी की बात करती हूँ तो गांधार और निषाद जो है वो कोमल होंगे। ये ठाट काफ़ी की विशेषता है, उसके अंतर्गत जो भी राग आएंगे उनमें ये विशेषताएं जो है, ये फीचर्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम काफ़ी एक ऐसा राग है जो, जैसे राग खमाज की बात करते हैं, या राग भैरवी की बात करते हैं, या राग पीलू की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे राग है जो कि उपशास्त्रीय संगीत में बखूबी प्रयोग होते हैं, और इसमें ये श्रृंगारिक जो है रस जो है वो इन रागों में बखूबी मिलता है। तो इसी चीज़ को जब हम कहें, ठुमरी एक ऐसी विधा जो मैं पहले भी बता चुकी, जिसमें कि उपशास्त्रीय संगीत की विधा है, जिसमें कि स्वरों को थोड़ा बहुत आविर्भाव तिरोभाव जो है किया जा सकता है, यानी सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम एक राग गा रहे हैं, काफ़ी गा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम किसी और राग में खमाज का भी थोड़ी एक झलक लेके पुनः काफ़ी पर आ सकते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ सौंदर्य को बढ़ाना है, कि सौंदर्य की उत्पत्ति जो है, सौंदर्य को बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य है। इसी उससे जो है इस तरह के, मैं कहूँ कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, या बोल बनाते हुए इस प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। बहरहाल ये जो शुद्धता की मैं बात करती हूँ काफ़ी की, तो उसमें यदि उसके शुद्ध स्वरूप को देखा जाए तो गांधार और निषाद हमेशा कोमल होना चाहिए। परंतु मिश्र काफ़ी की बात करते हैं, या हम जो आजकल प्रचलित काफ़ी है इसकी बात करें, तो उसमें गांधार निषाद कोमल है, लेकिन साथ ही साथ निषाद जो है वो कभी कभी शुद्ध भी लिया जाता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके उदाहरण भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जो अक्सर विद्यार्थियों की जिज्ञासा रहती है, मिश्र काफ़ी और काफ़ी में क्या अंतर है। तो जैसे शुद्धता की बात मैं कहती हूँ कि शुद्धता जो है वो यदि आपने रखनी है तो गांधार निषाद को आप कोमल ही रखिए, और जिस प्रकार से इसका चलन है उसको भी आप वैसे ही रखिए जैसे राग का चलन होता है। और राग काफ़ी पर मैं पहले भी आपको कुछ श्रृंखलाओं में जो है राग के बारे में जो श्रृंखलाएं दी गई हैं उसमें मैं काफ़ी विस्तार से आपको बता चुकी हूँ। मिश्र जब काफ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एक इसकी विशेषता है वो है कि उसमें निषाद जो है वो शुद्ध होना चाहिए, कभी कभी गांधार शुद्ध भी हो सकता है। तो इस प्रकार से गाने में कहीं कहीं पे किसी और राग की भी झलक आ सकती है। तो जब गाते हैं तो उसमें ये हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी और राग से वो ना मिले या उस राग में न चले जाएं। हम थोड़ा बहुत ठुमरी गायन या दादरा गायन के समय उपशास्त्रीय संगीत के किसी भी गायकी को, किसी भी शैली को गाते वक्त हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम राग की बात करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें राग की शुद्धता जो है बरकरार रखनी चाहिए। वहाँ पर गांधार निषाद को कोमल ही रखना चाहिए। आज के संदर्भ में जैसे सारंग का अर्थ हो गया है वृंदावनी सारंग, बिलावल का अर्थ लोग अलहैया बिलावल से लेते हैं। इसी प्रकार से जब काफ़ी की बात करते हैं तो उसका मतलब मिश्र काफ़ी से ही काफ़ी को लेते हैं, मिश्र खमाज को ही वो खमाज समझते हैं। तो पहले के समय में मिश्र खमाज या मिश्र काफ़ी, मिश्र पीलू ये अलग थे, यानी था तो बेस काफ़ी पीलू या खमाज का, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत जो चेंज किया वो उसको मिश्र बनाता है, यानी कुछ ना कुछ मिश्रित किया उसमें। तो इस प्रकार से काफ़ी था जो है राग वो उसका स्वरूप इस प्रकार से आता है। हाँ, जब हम ठाट की बात करते हैं तो ठाट तो वहाँ पर गांधार शुद्ध या निषाद शुद्ध का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। वहाँ पर गांधार और निषाद जो है वो कोमल ही रहेंगे, तभी तो वो ठाट अन्य ठाटों से अलग होगा। तो ये बात विशेष रूप से जानने की है और इसको आप बहुत ध्यान से, इसको कहीं ना कहीं आप ज़रूर नोट कीजिए। राग की जहाँ पर वादिता या वादी स्वर की बात कहें या संवादी स्वर की बात करें तो पंचम और षड्ज
जो है इसके वादी और संवादी। और देखिए तानपुरे पर भी हमने जो है पंचम और षड्ज को ही मिलाया है। तो राग काफ़ी की एक बंदिश जो है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, उसको आप सीखिए। झपताल की ये बंदिश है, 10 मात्रा की झपताल है। देखिए साहित्य भी राग काफ़ी का जो है वो होरी का ही वर्णन कर रहा है। तो अधिकतर बंदिशें जो हैं वो होरी का वर्णन करती हैं, कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन करती हैं। उसके इस बंदिश के बोल इस प्रकार से हैं। रंग की पिचकारी कान्ह भरी मारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरी सारी। ये इसका स्थाई है। इसका अंतरा है, गुलाल अबीर पर्यो मोरे नैनन, गुलाब अबीर पर्यो मोरी अखियन, नैनन नहीं अखियन, अनंग रंग ढीठ भय बनवारी। आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है, अनंग रंग ढीठ भय बनवारी। आप देखिए पूरा एक जो एक दृश्य आपके सामने आता है वो होली खेलने का दृश्य है कि किस प्रकार जो है कृष्ण जो है वो होली खेल रहे हैं। और नायिका, स्वाभाविक है कि राधा की बात हो रही है, तो नायिका जो है वो कह रही है कि गुलाल अबीर ये मेरी आंखों में गिर गया है। और अनंग रंग, आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा रची ये बंदिश है जिसमें कि अनंग रंग मुद्रा से वो लिखते थे। तो वो कहते हैं कि ऐसे ढीठ हो गए हैं, कौन? कृष्ण। तो रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग से भरी हुई पिचकारी कृष्ण ने भरकर मुझे मारी है। मोरे अंग भीजे भीजी मोरी सारी, मेरा अंग जो है पूरा भीग गया, मैं पूरी की पूरी भीग गई हूँ। यहाँ शायद साड़ी से कुछ लोग साड़ी या जो वस्त्र धारण किया है उसकी भी बात करते हैं। तो अर्थ जो है वो आपको स्पष्ट है। अब इसको झपताल में इस बंदिश को मैं आपको बताती, क्योंकि ऋतु प्रधान रागों की बात हो रही है। तो ऋतु, वसंत ऋतु, होली या फाग की बात करें, उनका इन रागों में, इन बंदिशों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है। तानपुरा अपने आप में एक ऐसा वाद्य है जो आपकी आवाज़ की जो आपकी आवाज़ की कमियां हैं उसको आपके सामने रखता है। और तानपुरे के वो छेड़ते हुए यदि हम गाते हैं तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं। आजकल जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके सामने आ गए हैं, मोबाइल में भी तानपुरा है, सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि हो सके, जितना संभव हो सके, आपको मैनुअल तानपुरे से ही गाना बजाना चाहिए। और देखिए तानपुरा भी इसको जो है बिजली का, लाइट्स का, मौसम का इसको पूरा तरीके से इसको असर पड़ता है, इसलिए उतरता चढ़ता रहता है ये। तो तानपुरा यदि रोज मिलाएंगे तो तानपुरा कहते हैं रवा रहता है, नहीं तानपुरा जो है वो आपको देर नहीं लगेगी तानपुरा मिलाने में। सा सा रे रे ग ग म प म प द प म प ग रे ग रे नि द सा द रे ग रे नि द सा, ये इसका स्वरूप है। आ वैसे आरोह लेंगे तो सा रे ग म प धा
ग रे नि ध सा। इस प्रकार से जो है इसका आरोह होता है। कुछ लोग सीधा भी अवरोह लेते हैं, सा नि ध प म ग रे सा, इस प्रकार से भी गा लेते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसका जो स्वरूप है उसको यदि आरोह अवरोह में ही बता दिया जाए तो वो ज्यादा सही रहता है। सा सा रे रे ग ग म प ग रे नि ध सा। ये एक ऐसा फ्रेज है, ये ऐसा स्वर समुदाय है जो राग को आपके सामने बिल्कुल खोल कर स्पष्ट रख देता है। तो खैर, क्योंकि राग के बारे में मैं आपको पहले बहुत कुछ बता चुकी हूँ, तो अब हम जो यहाँ पर ऋतु प्रधान राग की बात करें तो वहाँ पर हम बंदिशों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरे सारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरे सारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, कान भरी मारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरे सारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी। धी ना धी धी, रंग की पिचकारी, गुलाल अबीरा, गुलाल अबीरा, परो मोरे आँखियाला, गुलाल अबीरा, परो मोरे आँखियाला, अनाग रंग ढीठा अभय वन वारी, अनाग रंग ढीठा अभय वन वारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, कान कान भरी मारी, भरी मारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी। अब देखिए, क्योंकि ऋतु प्रधान राग की बात करें तो वहाँ पर भाव की जो अभिव्यक्ति है वो स्वरों और साहित्य के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से सामने आती है। कान्हा भरी मारे
रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी, पिचकारी काना बरी मारे, बरी मारे, रंग की पिचकारी, पिचकारी काना भर मारे, रंग की पिचकारी भर मारे, रंग की पिचकारी। धनी गारे रसा, कोमल निषाद और कोमल गंधार। सारे ग म प म प ग रे, रे म ग सारे रे ग सा, सारे रे ग म प, सारे ग म प ग रे, रे ग म प द नि द प, कोमल निषाद। द नि द प द नि सा नि द प, म प द नि सा नि द प, म प ग रे, रे ग सा रे रे ग सा, द रे ग रे, द ग रे रे म ग, सा रे नि ग सा, सा रे नि ग सा, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी। रे ग म प द नि द प, आप स्वरूप भी देखिए। अब इस पे यदि शब्दों को डाल दिया जाए तो रंग की पिचकारी काना भरी मारे, भरी मारी, न्यास जो है वादी पंचम है, भरी मारी काना, काना भरी मारे, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी। कान्हा भरी मारे। अब इस तरह के जो स्वरों को जो है वो लेकर, शब्दों को लेकर जब गाया जाता है तो होली का जो एक वातावरण सामने आता है। कान्हा भरी मारे, रंग की पिचकारी, कान्हा भरी मारे, रंग की पिचकारी, कान्हा भरी मारे, मोरे अंग भीजे, भीजे मोरे सारी, भीजे मोरे सारी, भीजे मोरे सारी। तो ये एक उदाहरण था झपताल की बंदिश का राग काफी में, और जो भी मैंने कहा उसका जो प्रैक्टिकली उसको समझाकर बंदिश के आधार पर उसके उदाहरण से मैं आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। आगे फिर हम इसी राग को लेकर कुछ और बंदिशें प्रस्तुत करेंगे।